नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से ज्योग्राफी के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भूमिगत जल से रिलेटेड जो स्थल का आकृति बनता है, यानी कि ग्राउंड वाटर जो होता है, उससे निर्मित जो स्थल का आकृति होता है उसके बारे में आज का हमारा क्लास रहेगा। क्योंकि पिछले 3-4 क्लासों से हम लोग यही देखने का प्रयास कर रहे हैं कि नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, यानी ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, या फिर वायु के द्वारा जो अपर्दन का काम होता है, जो निक्षेपण का काम होता है, उसकी वजह से कौन कौन से स्थल का आकृति बनते हैं पृथ्वी के ऊपर, किस किस तरीके से स्थल का आकृति बनता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम लोग ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी स्थल का आकृति बनेगा, जो भी लैंड का फॉर्म बनेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमिगत जल। भूमिगत जल से संबंधित स्थल का आकृति, स्थलाकृतियाँ। भूमिगत जल से संबंधित स्थल का आकृति की बात करेंगे, यानी जो लैंड का जो फॉर्म है वो रिलेटेड है किससे? ग्राउंड वाटर से। तो इसके बारे में अब आज का क्लास हमारा रहेगा। देखिए इसमें भी 2 तरीके का काम होता है। एक होता है अपर्दन का क्रिया, ठीक है, और एक होता है निक्षेपण का क्रिया। तो अपर्दन और निक्षेपण की वजह से जो स्थल का आकृति, अपर्दन और निक्षेपण की वजह से जो भी स्थल का आकृति बनता है उसके बारे में आज का हमारा पूरा डिस्कस रहेगा। देखिए सबसे पहली चीज़, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने कई क्लासों में, लगभग कई क्लासों में, जब से ये स्टार्ट हुआ अपर्दन निक्षेपण यानी इरोजन और डिपोजिशन का काम, जब से हर क्लास में लगभग डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आज भी हल्का डिस्कस करेंगे ही। हालांकि हमारा तो ये मानना है कि आप यदि क्लास पर नए हैं तो आप कृपया रेगुलर क्लास करें। ठीक है, रेगुलर करने से क्या होगा, आपको देखिए हर क्लास ना एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है। तो आप उसको जो है मतलब पार्ट बाय पार्ट यदि देखेंगे तो ठीक रहेगा। आप एक बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर सोच हो पाएगा भूगोल को लेकर के, तभी तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहली चीज, अपर्दन क्या होता है? कोई भी चीज को तोड़ना फोड़ना अपर्दन का काम हुआ, और उसी टूटे हुए फूटे हुए सामान को ले जाकर कहीं पर रख देना, ये निक्षेपण का काम होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे अगर डिटेल में जानना है इसके अंदर तो आप पिछले क्लास जा करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज, भूमिगत जल ये क्या होता है? सबसे पहला चीज तो यही है, भूमिगत जल क्या होता है। तो आप जल तो समझ ही रहे हैं, जल क्या होता है। भूमिगत यानी भूमि के आसपास की बात हो रहा है। ठीक है, यानी ये मान लेते हैं ये हमारा भूमि है, ठीक है, तो मान लेते हैं इस पर जो दरारें हैं, दरार के अंदर से जो पानी इसमें स्टोर हो रखा है, या फिर यहाँ पर पानी घुस गया है, या फिर जो गड्ढा एरिया दिखता है ज़मीन के ऊपर, उस पर जो पानी दिखता है वो सब भूमिगत जल होता है। ठीक है, जनरली देखिए जो चट्टानें होती है वो चट्टानों के छिद्रों में या फिर चट्टानों के जो दरार होते हैं आपस में, उसके अंदर जो जल समाहित हो जाता है, उसके अंदर जो जल चला जाता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, ये होता है भूमिगत जल। अब यदि हम ये कहें और इसी पर यदि हम बात करें, यानी कि भूमिगत जल से किस तरीके से अपर्दन का काम होता है और किस तरीके से निक्षेपण का काम होता है, इसको यदि समझ लिया जाए तो हम ये क्लियर हो जाएगा कि अपर्दन का क्रिया कैसे होता है और इसकी वजह से क्या क्या आकृतियां डिजाइन हो सकता है पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज, भूमिगत जल से अपर्दन का क्रिया क्यों होता है या फिर किस एरिया में होगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है, हम उस एरिया की बात करेंगे। देखिए एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा प्रदेश होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर भूमिगत जल से अपर्दन का काम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि वायु के
द्वारा जो अपर्दन का काम होता है वो सबसे ज़्यादा किस एरिया में होता है? तो शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर होता है। शुष्क प्रदेश जो होता है और मरुस्थलीय प्रदेश यानी उसी को कहते हैं जनरली, यानी सूखा एरिया के अंदर, सूखा प्रदेश के अंदर जो अपर्दन का काम सबसे ज़्यादा करता है वो होता है वायु। वैसे जल के द्वारा भी होता है लेकिन कभी कभी होता है, जब वर्षा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है तब होता है। वैसे वहाँ पर वायु के द्वारा सबसे ज़्यादा अपर्दन का काम होता है। उसी तरीके से भूमिगत जल के द्वारा किस एरिया में सबसे ज़्यादा अपर्दन का काम होगा? तो वो एरिया होता है जहाँ पर जिस एरिया में यानी उस प्रदेश के अंदर चूना पत्थर वहाँ की मिट्टियों में ज़्यादा पाया जाता हो। जिस प्रदेश के अंदर मतलब वहाँ की मिट्टियों में चूना पत्थर का मात्रा ज़्यादा होगा, चूना पत्थर का मात्रा ज़्यादा होगा, उस एरिया में सबसे ज़्यादा अपर्दन का काम होगा किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। ठीक है, हमने पिछली मतलब क्लासों में हमने बताया था कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय में हमने बताया था वेदरिंग जिसको कहते हैं, उसमें हमने बताया एक वियोजन का काम होता है, एक विघटन का काम होता है। तो विघटन का काम उसको कहते हैं, यानी डिसइंटीग्रेशन जिसको कह रहे हैं, विघटन का काम उसको कहते हैं जो भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। ये हमने पिछली क्लास में ये सारा चीज़ हमने बताया, आप उस क्लास को जाकर के देख लें। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पार्ट बाय पार्ट देखें, हर क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होता है, वो कनेक्शन है। ठीक है, तो विघटन क्या होता है? या तो टेम्परेचर के द्वारा या जल के द्वारा या तुषार क्रिया जो होता है उसके द्वारा यदि कोई अपर्दन का काम हो रहा है तो उसको विघटन कहते हैं। और यदि ऑक्सीकरण के द्वारा, कार्बोनीकरण के द्वारा, हाइड्रेशन के द्वारा, हाइड्रेशन जिसको कहते हैं, हाइड्रेशन के द्वारा यदि ये सारा काम हो रहा है, यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा यदि अपर्दन का काम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो वियोजन का काम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यानी डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं वियोजन को। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब यह है कि हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए चूना पत्थर एक तत्व है, एक एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सॉरी कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूना पत्थर में क्या होता है कि ये जो भूमिगत जल है, ये जल आखिर आया कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो उस जल के अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा मिलता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, यदि जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो यदि इसके अंदर मिलता है जल के अंदर, तो वो क्या करता है? चूना पत्थर को तोड़ देता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि भूमिगत जल वो कहाँ से आया? या तो वर्षा से आया होगा ना, वर्षा के द्वारा भूमि पर गिरा और वो भूमि के छिद्रों के द्वारा, दरारों के द्वारा अंदर चला गया तो भूमिगत जल बन गया। ठीक है, तो जब वर्षा, अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ठीक है, अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो भी है, बहुत सारे गैस हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हर तरीके के गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है बहुत ही कम मात्रा में है लेकिन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा उस जल के अंदर मिलता है, ठीक है, ऐड होता है, और तब वो जल मतलब पृथ्वी के ऊपर आता है। तो इस एरिया में, हर जगह पर नहीं, जिस एरिया में मिट्टी के अंदर चूना पत्थर का मात्रा होता है, चूना पत्थर, या फिर और भी कह सकते हैं जैसे डोलोमाइट का मात्रा होता है, डोलोमाइट हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है, जिप्सम हो सकता है। जिप्सम सुन के तो शायद आपको याद आ रहा होगा, ये 10 क्लास में जिप्सम के बारे में पढ़ना भी है केमिस्ट्री के अंदर। इसी से ना, मतलब इसी को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए चूना पत्थर जो है, अब हम ये कह रहे हैं कि आप ध्यान से समझिए, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में वहाँ की मिट्टियों में चूना पत्थर का मात्रा हो, डोलोमाइट का मात्रा हो, जिप्सम का मात्रा हो, उस एरिया में यदि जल वहाँ से गुजर रहा हो और यदि उस जल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो, ठीक है, वहाँ से जल गुजर रहा हो उस एरिया से, और उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो,
तो वो जल क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, इसको घुला देगा, घुल जाएगा उसमें, ठीक है। इसका क्या करेगा, अपरदन करेगा, इस मिट्टी का, इस एरिया का अपरदन करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। अब कैसे करें, देखिए जैसे मान लेते हैं ये एरिया है एक, ठीक है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर चूना पत्थर का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, चूना पत्थर का। अब वर्षा के बूंद, मान लेते हैं वर्षा यहाँ पर हुआ, यहाँ पर वर्षा हुआ, ठीक है, और यहाँ से जल जो है इस ओर बहने लगा, और जैसे ही चूना पत्थर वाला एरिया में घुसा जल, तो क्या करता है वो जल में क्या मिला होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ऐसे भी यदि जल आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा नहीं भी है, मतलब कम ही है, फिर भी वो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चूना पत्थर को तोड़ देगा, ठीक है, उस एरिया के मिट्टी को तोड़ देगा, और उसमें कई सारा होल बना देता है, कई सारा बड़ा बड़ा छेद बना देता है, कई सारा रंध्र जिसको हम कह रहे हैं, जिसको छेद कह रहे हैं ना, उसको रंध्र भी कहते हैं, ठीक है, होल को, और कई सारा बड़ा बड़ा भी होल बना देता है, ठीक है, जिसको लैपिज नाम दिया जाता है, फिर कई को बहुत सारा नाम दिया जाता है, ठीक है, कांद्रा का निर्माण होता है, कई सारी चीज़ें बनते हैं, युवाला बनता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब इसको यदि हम ये कहें, देखिए अब सिंपल भाषा में आपको ये समझाते हैं कि हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जिस एरिया में चूना पत्थर का मात्रा होगा, उस एरिया में जो जल प्रवाहित होता है वो मिट्टी को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जाहिर सी बात है अपरदन हुआ, तो कोई ना कोई तो स्थल का आकृति बनेगा ना। अब मान लेते हैं ये हमारा एरिया था, अब यहाँ पर जल आया, ठीक है, अब जल आया तो इस एरिया को ऐसे तोड़ दिया, गड्ढा कर दिया, तो ये फिगर, अब ये फिगर पहले ऐसा था, अब ये फिगर कैसा बन गया, अब ये फिगर ऐसे होकर के ऐसा बन गया, ठीक है, तो ये फिगर ऐसा बन गया ना। हो सकता है इसके ऊपर ऐसे हल्का पतला परत हो, लेकिन ये फिगर तो ऐसा बन गया, तो इसका आकृति बदल गया ना, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा, अपरदन के द्वारा जो है कोई ना कोई चेंजिंग होता ही है और होगा ही, क्योंकि वो गति में है, और कोई भी चीज़ यदि गति में है तो अपरदन करेगा ही या चेंजिंग करेगा ही, चाहे जो भी चीज़ चेंजिंग करे वो चेंज करेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब समझते हैं, ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कि भूमिगत जल से जिस एरिया में, मतलब जिस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर चूना पत्थर का एरिया होता है, ठीक है, और वहाँ पर भूमिगत जल क्या करता है, उसको अपरदन का काम करता है। तो वो जो निर्माण होता है ना, वो जो फिगर बनता है, स्थल का आकृति बनता है, जितने सारे स्थल का आकृति बने, ठीक है, यानी चूना पत्थर में जो मिट्टी मिला होता है, यानी मिट्टी में जो चूना पत्थर मिला होता है, उसको जब अपरदन करने के बाद, यानी ग्राउंड वाटर से जब अपरदन होता है, तो अपरदन करने के बाद जो भी स्थल का आकृति बनता है, कई सारा आकृति बनेगा, तो जो भी स्थल का आकृतियां बनता है, जो भी स्थल का आकृति बनता है, उस एरिया का नाम हम लोग कार्स्ट प्रदेश रखते हैं, ठीक है। देखिए इसको जो है ना सेकेंड पेज में लेते हैं, उस एरिया का नाम, यानी हम ये कह सकते हैं उस एरिया का नाम कार्स्ट प्रदेश का नाम देते हैं, ठीक है। कई बार इसको प्रदेश न करके कार्स्ट स्थलाकृति भी बोला जाता है, ठीक है, स्थलाकृति, फिर स्थलाकृतियाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कार्स्ट, देखिए इसको जो है ना, अब आप उच्चारण में यहाँ पर दिक्कत होगा, देखिए आप इसे यहाँ पर क्या है, कार्स्ट, ठीक है, कार्स्ट, इसको उच्चारण ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर आर साइलेंट होगा। अब जब जल्दी बोलिएगा तो इसको कास्ट बोलिएगा, कास्ट प्रदेश, कास्ट प्रदेश, इस तरीके से, लेकिन उच्चारण पर ध्यान देना है, कास्ट नहीं है, ठीक है, कास्ट होता तो इस तरीके से लिखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण इस तरीके से कर सकते हैं। इसका उच्चारण कैसे होगा, इसको तोड़ के बताते हैं। देखिए पहले का, फिर आधा र का उच्चारण कीजिए, फिर आधा जो स होता है उसका उच्चारण कीजिए, और फिर ट का उच्चारण कीजिए, पूरा ट, ठीक है। ये देखिए ये जनरली हलंत लगाए हैं, हलंत लगाने से क्या होता है, वो शब्द आधा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए का, फिर आधा र, फिर आधा स, और फिर ट, कार्स्ट, कार्स ट, कार्स्ट, ऐसे बोलिए। तो इस तरीके से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। कई बार कास्ट प्रदेश ही हो जाता है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए, तो कार्स्ट प्रदेश जो है इसका भी एक अपना इतिहास है। ये वर्ड जो आया है, ये वर्ड का भी एक अपना इतिहास है। हम क्या करें, कार्स्ट प्रदेश जो होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी ये प्रदेश कहाँ पर होता है, जहाँ पर जिस एरिया में चूना पत्थर वहाँ की मिट्टियों में ज़्यादा होता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कार्स्ट प्रदेश का नाम देते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है कार्स्ट, इसका भी एक अपना इतिहास है। अब ये इतिहास का है, ये वर्ड कहाँ से आया, तो यूगोस्लाविया का नाम आपने सुना होगा शायद, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया का आपने नाम सुना होगा। यूगोस्लाविया जनरली क्या है, एक देश था, ठीक है, था, अब नहीं है, उसमें कई सारे देश हो गए हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं, देखिए आपको यदि हम एक और फिगर में दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है, जो भी है ये हमारा भारत है। यहाँ पर ये पूरा मान लेते हैं एशिया है, ठीक है, ये एशिया महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये कनेक्शन है, ये मान लेते हैं ये पूरा एशिया इतना बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटा सा एरिया यूरोप का है। ये किसका एरिया है, यूरोप का, ठीक है। तो ये यूरोप है। यूरोप के अंदर यूगोस्लाविया नाम का एक देश हुआ करता था, इतना बड़ा, इतना साइज था उसका, लगभग मतलब बड़ा एरिया था उसका, यूगोस्लाविया का नाम था। इसका नाम क्या था, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया नाम का एक देश हुआ करता था। इसमें हुआ क्या, जब से मतलब यहाँ के जब जो राष्ट्रपति थे, जैसे देखिए अब हमारे भारत के अंदर ही आप देखिए तो जो भी मतलब कई सारे राज्य हैं ना, कई सारे राज्य हैं भारत के अंदर भी, उसी तरीके से यूगोस्लाविया के अंदर कई सारे प्रांत थे, छोटे छोटे कई सारे प्रांत थे, ठीक है। अब वो प्रांत में, जैसे हमारे यहाँ राज्य कर रहे वहाँ प्रांत होता था, तो जो प्रांत थे, कई सारे प्रांत थे। अब हुआ क्या, ये पूरा देश था यूगोस्लाविया। और जैसे ही 1980 के दौरान, 1980 में, 1980 में क्या हुआ, वहाँ का जो राजा था, जोसिप ब्रोज नाम था उसका शायद, जोसिप ब्रोज टिटो, जोसिप ब्रोज टिटो नाम था उसका। वो यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति था, पहले से था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अच्छा मतलब योगदान रहा इस राष्ट्रपति का। हालांकि जब 1980 में जब ये राष्ट्रपति का मौत हो गया, मतलब ये राष्ट्रपति के पद से हट गया, जब इसका खात्मा हो गया, इसका साम्राज्य खत्म हो गया, तब क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर यूगोस्लाविया में अब कोई शासन करने वाला नहीं रहा। तो शासन करने वाला नहीं रहा तो ये हर एरिया में जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, इसको यहाँ पर जूम करते हैं, मतलब बड़ा करते हैं, जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, वो प्रांत के अंदर जो भी लोग थे, अब ये पूरा कंट्रोल कौन करे। तो हर लोग चाहता था कि हम अपना स्वतंत्र हो जाए, ये चाहता था हम स्वतंत्र हो जाए, हर लोग चाहता था कि हम अपना एक अलग देश बनाएं। इस तरीके से स्टार्ट हुआ। और फिर धीरे धीरे करके इन लोगों ने जो है, यूगोस्लाविया में युद्ध भी स्टार्ट हुआ, लगभग 1990 और 91 के दौरान युद्ध स्टार्ट हो गया। और उस युद्ध के बाद जो है कई सारा देश बना इसमें। आप अभी जो नया नया देश जो सुन रहे होंगे ना, हर्जेगोविना का नाम सुने होंगे, हर्जेगोविना एक देश है, उसका नाम सुने होंगे, सर्बिया का नाम सुने होंगे, कोसोवो का नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। देखिए सर्बिया और कोसोवो का अभी भी मैटर चल रहा है। जैसे देखिए ये मान लेते हैं ये सर्बिया है, तो कोसोवो इसके नीचे है। अब सर्बिया कहता है ये पूरा एरिया हमारा है, कोसोवो कहता है नहीं हम स्वतंत्र हैं। इस तरीके से काम चल रहा है, अभी भी है। 2008 से ये विवाद स्टार्ट हुआ, 2019 में भी ये विवाद लगभग बड़ा हो गया था। तो जो भी है, सर्बिया से हमारा व्यापार भी चलता है, भारत से अच्छा खासा व्यापार चलता है, तो भारत इसमें कुछ कह नहीं सकता। माहौल ऐसा बना हुआ है ना, अब सर्बिया को यदि कुछ बोले तो कोसोवो को नाराज, कोसोवो को बोले तो सर्बिया नाराज, कुछ इस मैटर पे बात ही नहीं कर सकते। तो ये मैटर बना हुआ है। जैसे चाइना का मैटर कैसे बना हुआ है, चाइना कहता है कि ये जो एरिया है ये हांगकांग, ये हमारा एरिया है,
और चाइना और हांगकांग कहता है कि नहीं हम स्वतंत्र हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, अभी ताइवान का मामला चल रहा है, ताइवान को कह रहा है चाइना कि ये हमारा एरिया है, ताइवान कह रहा है नहीं हम तो स्वतंत्र हैं। ये विवाद जो है ना, सीमा का जो विवाद है ये चलता ही रहता है। ठीक है, अब इसको भी मतलब सुलझाना होगा, देखते हैं कैसे चल रहा है। हमारे यहाँ भी विवाद चल ही रहा है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर वाला घाटी हमारा है, हम कहते नहीं वो हमारा है, चल ही रहा है। जो भी रहा है, अब तिब्बत को भी देखिए कैसे हथिया लिया चाइना, पूरा ख़त्म। मतलब चाइना तिब्बत को तो लगभग समाहित ही कर लिया अपने अंदर। तो क्या किया जाए, इस तरीके से चल रहा है। ये साम्राज्य का विवाद होता है, साम्राज्य विस्तार का विवाद होता है, इस तरीके से काम चलता है। तो हम यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में नहीं घुसना है और ना ही करेंट मामला में अभी घुसना है, क्योंकि देखिए हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को समझते हैं, हिस्ट्री में नहीं घुसना है अभी। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके अंदर अच्छे से डिटेल में जानेंगे। देखिए यूगोस्लाविया नाम का एक देश था। ठीक है, उस देश के अंदर कई सारे प्रांत हुआ करते थे, और जब 1990-91 के दौरान यूगोस्लाविया में युद्ध हुआ, वो प्रांत स्वतंत्र होने लगा। कई सारा देश बना, हर्जेगोविना बना, सर्बिया बना, कोसोवो बना, फिर स्लोमानिया बना। ये सारे देश जो है आप अभी सुनते होंगे, ये सारे देश नए नए बन गए। अब देखिए हम ये वर्ड से मतलब रख रहे हैं, जो हमारा ये वर्ड है, जो अभी हम वर्ड बता रहे थे कार्स्ट प्रदेश, इसके बारे में, तो इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि ये हमारा जो मतलब ये जो हमारा यूगोस्लाविया है, मान लेते हैं ये यूगोस्लाविया था, तो इसके उत्तर पूर्वी इलाके में, मतलब इस इलाके में, ठीक है, इस इलाके में, और इसके दाहिने मतलब इस साइड पश्चिमी तट पर क्या था, एक सागर था। ठीक है, एक सागर था, और उस सागर के इस साइड में, ये सागर जो था, ये समुद्र है इस साइड में, और इस साइड में क्या था कि ज़्यादातर जो चूना पत्थर वाला, मतलब मिट्टी में चूना पत्थर मिला हुआ इस एरिया में ज़्यादातर ज़मीन था। तो वहाँ पर भूमिगत जल जब आता था, यानी वहाँ पर जब वर्षा उषा होता था, और इससे भी जो बल रिस करके जाता था, रिसना मतलब हल्का हल्का करके घुस गया दरार के अंदर, तो जब जाता था तो जो स्थल का आकृति बनता था अपर्दन के बाद, वो स्थल का आकृति इस एरिया में ज़्यादा हुआ करता था, और इसका नाम कार्स्ट बोला जाता था। इस एरिया का नाम क्या रखा जाता था, कार्स्ट। ठीक है, इसीलिए ये नाम इतना प्रसिद्ध हो गया, और जहाँ भी अब उस तरीके का इमेज दिखता है वहाँ पर ये बोला जाता है कि वो कार्स्ट प्रदेश है, कास्ट एरिया है। ठीक है, तो ये तरीका है, ये मतलब इतिहास था उसका। अब यदि हम ये बताएं आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि कास्ट प्रदेश का क्या इतिहास था, कैसे इसका वर्ड मतलब यहाँ पर देखने को मिला है। क्लियर है? अब समझते हैं कि कास्ट प्रदेश को विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ें मेन ज़रूरत होता है। देखिए कई बार क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी के मेंस में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार नहीं, एक दो बार तो पूछा ही गया है कि कास्ट प्रदेश का विकास कैसे होता है, उसके संबंध में कुछ डिटेल बताइए। यानी पहले तो ये पूछा कास्ट प्रदेश होता क्या है, फिर ये पूछा उसी में क्वेश्चन डाल के कि इस प्रदेश का विकास में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है, किस किस चीज़ों का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो यदि हम ये कहें इसके बारे में, यदि ये समझें कास्ट प्रदेश का जो मतलब विकास है, इसका विकास करने में सबसे पहला जो ज़रूरत है, जो अभी हमने बताया, सबसे पहला क्या ज़रूरत है, उस प्रदेश में चूना पत्थर, उस प्रदेश में मतलब उस प्रदेश का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें विस्तारित रूप में बड़ा एरिया में चूना पत्थर का मतलब वहाँ पर चूना पत्थर मिला होना चाहिए मिट्टी के अंदर, चूना पत्थर का मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है, पर्याप्त होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये चूना पत्थर का मामला तो होना ही है। ठीक है, दूसरा क्या मामला होना है कि उस मिट्टी के अंदर जोड़ तोड़ होना चाहिए, दरारें होनी चाहिए। उस मिट्टी के अंदर क्या होना चाहिए, दरारें, क्रैक्स होने चाहिए।
ठीक है, ताकि उससे जल जो है अंदर घुस सके, जल अंदर रीस करके जा सके। ठीक है, तो वो होता है ये दो कंडीशन। और तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर लिखते हैं तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है जिसमें लगभग सामान्य वर्षा होना चाहिए, नॉर्मल जो है वहाँ पर वर्षा होते रहना चाहिए। जो सामान्य वर्षा है वो सामान्य वर्षा जनरली नॉर्मल वर्षा जो होता है ना उस तरीके से वहाँ पर वर्षा होना चाहिए। इन्हें कि वहाँ पर वर्षा ही ना हो तो फिर अपर्दन का क्रिया ही नहीं होगा, अपर्दन करेगा कौन? पानी आएगा तभी ना। तो पानी जरूरत था इसलिए वर्षा तो जरूरी है। और उस एरिया में दरारें चाहिए क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी घुसेगा कैसे, दरार चाहिए, तो दरारें भी होनी चाहिए। और तीसरा उस मिट्टी को घोलने के लिए उस मिट्टी में चूना पत्थर का मतलब मामला ज़्यादा होना चाहिए, चूना पत्थर का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है कार्स्ट प्रदेश को विकास करने के लिए, उसका मतलब इसका विकास करने के लिए, उद्भव करने के लिए ये जरूरी है तीन चीज़ें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि अब जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर से संबंधित जो स्थल का आकृति बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भूमिगत जल के द्वारा भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थल का स्थलाकृतियाँ, यानी हम ये कह सकते हैं कि भूमिगत जल जो अभी हमने बताया कि वो चूना पत्थर को तोड़ेगा और उसको अंदर घुसेगा जल मतलब मिट्टी के अंदर, तो भूमिगत जल के अपर्दन हुआ ना, मतलब भूमिगत जल के द्वारा उस एरिया का अपर्दन हो गया। तो अपर्दन के द्वारा जो निर्मित स्थल का आकृति होता है उसके बारे में अब हम समझते जाते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब हो जाए जल्दी। देखिए सबसे पहला जो फिगर बनता है उसका नाम होता है घोल रंध्र। घोल रंध्र इसको कहते हैं। ठीक है, या इसका एक और मतलब इसी में एक और चीज़ हम देख सकते हैं, हालांकि अभी रहने देते हैं। ठीक है, घोल रंध्र, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सिंक होल्स का नाम देते हैं, सिंक होल्स। तो घोल रंध्र को अंग्रेजी में सिंक होल्स कहते हैं। अब देखिए घोल रंध्र क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया ना कि ये मान लेते हैं ये एरिया है। ठीक है, यहाँ से जल यहाँ से ऐसे जा रहा था। ठीक है, इस तरीके से जल ऐसे जा रहा है। यहाँ पर छोटा सा कोई दरार दिखाई दिया यहाँ पर, तो इसके अंदर से जल जो है अंदर घुस गया और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे होल बना दिया, छेद कर दिया। और ये होल कैसा होता है, ये होल बना देता है इस तरीके से, ये होल बनाता है इस तरीके से, इस तरीके से ये होल बनता है। अब ये होल ऐसा बनता है, ये होल जो बना है ये कीप के आकार का होता है, कीप। ठीक है, कीपाकार होल यदि बनता है कीप के आकार का, तब उस होल को नाम हम देते हैं घोल रंध्र। ठीक है, उसको सिंक होल्स कहते हैं। क्लियर है? देखिए जनरली हमारी तरफ इसको कीप ना कह के टीप कहा जाता है, टीप। हालांकि इसका नाम कीप होता है, कीप के आकार का होता है। ठीक, तो ये अगर ऐसा फिगर बनता है यहाँ पर इस तरीके से, यदि ऐसा फिगर बन जाता है, ठीक है, ऐसे मतलब कीप के आकार का, तो उसको कहते हैं क्या कि वो घोल रंध्र है। क्लियर? इसी के साथ एक और चीज़, यहाँ पर कीप के आकार का बनेगा तब ना, हो सकता है कीप के आकार का ना बने, तो कौन सा आकार बनेगा, एक और आकार बनता है जिसको हम लोग कहते हैं इस तरीके से, जिसको बेलन का आकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐसे बनाते हैं बेलन के आकार का। यदि इस तरीके से अगर बन जाए, सिर्फ यहाँ जाए और छेद में इस तरीके से आ जाए बस, ठीक है, ऐसे, यानी ये हमारा स्थल है, यहाँ से जल जा रहा था और यहाँ पर आकर के ऐसे बन गया है। ठीक है, इस तरीके से यदि इस तरीके का होल अगर हो जाए, वहाँ पर गड्ढा हो जाए लगभग कुआं के जैसा, तो कुआं के जैसा,
यानी ये सिलेंडर के जैसा यदि आकृति बन जाता है तो इसका नाम विलियन रंध्र हो जाता है। क्या होता है? विलियन रंध्र। विलियन रंध्र का नाम यहाँ पर दिया जाता है जब आकार इसका ऐसा होगा, और आकार इसका यदि कीप के आकार का होगा, ऐसा होगा, तो इसका नाम घोल रंध्र दिया जाता है। क्लियर है? तो ये कैसे बनता है? स्थल है, स्थल के ऊपर क्या है? चूना पत्थर का मतलब मात्रा ज़्यादा है। जैसे जल आया तो वहाँ पर ढूंढता है कहाँ पर दरारें हैं, उस दरार में घुसा जल और वहाँ पर छेद कर दिया। तो वहाँ पर छेद हालांकि छोटा छेद होता है, लेकिन फिर भी रंध्र तो है ना, स्थल के मुकाबले तो छोटा होता है, लेकिन है तो बड़ा साइज। तो इस तरीके से यदि कीप के आकार का यदि बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो घोल रंध्र है। क्लियर? इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें, तो फिगर से आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए किस तरीके से जल आता है और कैसे इसको जो है काम करता है। देखिए ये जल इधर से आ रहा था, ठीक है, ये जल इधर से आया ऐसे होते होते, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दरार इसको मिला तो जल यहाँ पर घुस गया। तो ये देखिए ये इस आकार का बना ना, ये इस आकार का बना, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, ये टीप के आकार का नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आकार जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जनरली घोल रंध्र है। ये क्या है? घोल रंध्र है, ठीक है। ये सिंकनेस है, सॉरी सिंक होल्स है। तो ये आपको फिगर इस तरीके से ऐसे जल आता है और गड्ढे के अंदर मतलब वो दरार जो होता है उसके अंदर वो जल चला जाता है, ठीक है। एक और यदि आपको हम फिगर दिखा दें घोल रंध्र का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये भी आपको एक घोल रंध्र दिख रहा होगा इतना बड़ा सा एरिया में, ठीक है। ये घोल रंध्र ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, और ये देखिए स्थल के मुकाबले तो छोटा ही है। हमारे लिए बड़ा साइज हो जाता है, स्थल के हिसाब से तो छोटा ही है। तो ये आप देख सकते हैं ये सिलेंडर के जैसा लग रहा है हालांकि, ठीक है, टीप के जैसा। अब पता नहीं अंदरूनी भाग इसका कैसा है, ऐसा है, ये अंदर जा कर के ऐसा मुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे ही बस, या फिर ऐसे ही है, ठीक है। समझ रहे हैं? जैसे इस ऐसे है या फिर ऐसे है, बस, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर सिलेंडर के जैसा है तो विलियन रंध्र कहेंगे, और यदि ये इस एंगल में है तो उसको क्या कहेंगे? घोल रंध्र कहेंगे, ठीक है। तो ये पहला चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम ये कहें, देखिए सबसे पहला जो फिगर था उसको क्या बोले हम? घोल रंध्र, ठीक है, घोल रंध्र। दूसरा जो फिगर बनता है ना उसका नाम देते हैं हम लोग लैपिज। हालांकि दूसरा फिगर क्या, पहले इसको समझ लेते हैं लैपिज को, ठीक है। लैपिज क्या होता है? इसको अंग्रेजी में भी लैपिज ही कहते हैं। देखिए लैपिज क्या होता है? लैपिज कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा मतलब स्थल है, ठीक है, जो स्थल है उस स्थल के अंदर यदि कोई दरार है, यदि कोई दरार है, ठीक है, पहले से दरार है उसके अंदर, या फिर उस स्थल के अंदर कोई ना कोई गड्ढा है छोटा छोटा और उसमें चटकन जैसा स्थिति है, क्रैक जैसा बना हुआ है, क्रैक किया हुआ है, तो उस मतलब वहाँ पर ये स्थिति होना चाहिए। अभी हमने बताया कि जल जो है यहाँ से गया और दरार के अंदर जैसे घुसा तो ये क्या हो जाता है, या फिर दरार नहीं भी है। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा स्थल है, यहाँ से जल जा रहा है, ठीक है, ये जल इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। यहाँ पर मान लेते दरार न भी है, नहीं भी है, फिर भी ये एरिया कैसा है? चूना पत्थर के जैसे, चूना पत्थर इसमें मिला हुआ है ना। तो चूना पत्थर को ये क्या करेगा? जल यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो चूना पत्थर को गला करके धीरे 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 गड्ढा करेगा और इतना बड़ा गड्ढा बना देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एरिया अगर दरार नहीं भी है फिर भी ये तो घोल रंध्र बनाएगा ही, क्योंकि चूना पत्थर उसमें घुल जाएगा, चूना पत्थर को तोड़ देगा, तो ऐसा तो बनेगा ही ना। और दरार है तब तो आसानी से चला जाएगा। तो घोल रंध्र इस तरीके से भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि दरार यहाँ होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं भी है फिर भी उसको तोड़ कर दरार तो बनाएगा ना,
ठीक है, तो वो घोल रंध्र होता है। और लैपिज उसको कहते हैं कि जिसमें मतलब जिस फिगर में मतलब जिस स्थल के पास आपको मतलब वही स्थल होना चाहिए चूना पत्थर वाला, उस स्थल में यदि दरारें हैं, दरार दिख रहा है, ठीक है, तो दरार वाला दरार मतलब यहाँ पर इस तरीके से यदि हम आपको फिगर दिखा दें, ये यहाँ पर आपको दरार थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो ये जो दरार दिख रहा है ना, अगर इस तरीके का ये पूरा फिगर को यदि हम देखें तो ये फिगर को कहते हैं लैपिज। इसका नाम क्या होता है? लैपिज होता है। यानी जिस एरिया के अंदर, जिस स्थल के अंदर यदि दरार के जैसा दिख रहा है, क्रैक्स जैसा दिख रहा है, तो उस एरिया का नाम लैपिज होता है। उसमें आसानी से जल चला जाता है, ठीक है। हो सकता है इसमें जल थोड़ा सा न जा करके बहुत सारा जल, इसमें अगर दरार भरा हुआ है तो बहुत सारा जल घुस जाएगा, तो एक झील का निर्माण भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो घोल रंध्र तो छोटा होता है, छोटा छेद जैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, लेकिन दरार के अंदर से घुसेगा तो बहुत बड़ा बनाएगा। अगर हल्का दरार है तो उतना नहीं घुसेगा, हल्का दरार है तो हल्का पानी गया फिर ख़त्म। इस तरीके से होता है। सारा खेल जो है ना, पानी ज़मीन के अंदर जाने से बन रहा है, भूमिगत जल को अंदर जाने से बन रहा है। तो ये लैपिज होता है। लैपिज शायद आपको समझ में आ गया होगा, जो दरारें होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम आपको लैपिज का फिगर दिखा दें तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये जो फिगर है ना, इसमें आप देख सकते हैं कई सारा दरार आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब लैपिज होता है। इन सारे फिगर को क्या कर सकते हैं, ये लैपिज है, ठीक है। ये दरारें होती है, ठीक है। दरार का नाम यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर जो दरारें हैं इसको लैपिज का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ हमारा था घोल रंध्र, दूसरा चीज़ था लैपिज। पहला लिखना क्या, एक ही बार तो हो गया। तो दूसरा हमारा लैपिज था। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है उसको समझते हैं, यानी तीसरे नंबर का जो स्थल का आकृति बनता है वो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अब जो घोल रंध्र है अब वो डोलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? डोलायन। जैसे हिंदी में तो इसको डोलायन ही लिखा जाता है, अंग्रेजी में इसका डोलायन लिखते हैं, पता नहीं क्या है, कन्फ्यूजन है, जो भी है। देखिए तो डोलायन या डोलाइन ऐसे कहते हैं, डोलाइन भी कहता है, डोलायन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डोलायन क्या होता है? देखिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं जो घोल रंध्र होता है, यानी जो घोल रंध्र है यहाँ पर जो एरिया में इस तरीके से इतना बड़ा बना हुआ है, ये घोल रंध्र है, ठीक है। अब इसी को और मतलब अच्छे से मतलब पानी और ज़्यादा गया और इसके अंदर जो चूना पत्थर है उसको और घुला दिया, ठीक है, और घुला दिया, तो वो जो एरिया बना वो और बड़ा एरिया बन गया, इतना बड़ा एरिया बन गया, तो इसका नाम डोलाइन रख दिया गया है। कुछ है नहीं, जो छेद है वही बड़ा होते जा रहा है तो उसका नाम बदलते जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक मैटर यहाँ पर रखता है कि वो कितना बड़ा होगा तो इसका नाम रखेंगे। लिमिटेशन क्या है इसका? तो देखिए जो घोल रंध्र होता है, क्या होता है? घोल रंध्र, सिंक होल्स की बात कर रहे हैं। इसका यदि ये जो देखिए एक सर्कल बन रहा है ना, एक सर्कल का निर्माण हो रहा है ना, तो सर्कल का क्या होता है? ये पूरा अगर दो भागों में बांटे तो ये इसका क्या है? डायमीटर होता है। ये इसका क्या है? डायमीटर है। यानी आप मैथ की क्लास में पढ़े होंगे, सर्कल के अंदर ये डायमीटर होता है और इसको यदि बीच में ये सेंटर है तो ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। यहाँ से कोई भी लाइन खींचते हैं वो रेडियस ही होता है। तो ये पूरा भाग क्या है? ये पूरा इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है, यानी व्यास कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास, और अंग्रेजी में इसको डायमीटर कहते हैं। यानी कोई भी जो वृत्त के आकार का होता है, गोल होता है, उसको यदि बीचों बीच काटते हैं, बीचों बीच एकदम बीचों बीच काटे तो वो जो लाइनिंग बन रहा है वो क्या है? व्यास होता है या उसको डायमीटर कहते हैं। तो यदि घोल रंध्र का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इतना, मतलब उसका जो ऊपरी जो गोलाई होगा वो 10 मीटर से कम होगा। 10 मीटर से क्या होगा? कम होगा। 10 मीटर लास्ट है,
10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मीटर से यदि कम है तो उस फिगर का नाम हम लोग घोल रंध्र रखते हैं। उस फिगर का नाम क्या होता है? घोल रंध्र। क्लियर? अब यही फिगर जब पानी और ज़्यादा गया अंदर और उसको और ज़्यादा तोड़ करके चूना पत्थर को बड़ा फिगर बना दिया, बड़ा गड्ढा बना दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? यदि ये फिगर और बड़ा बन गया, इस तरीके से बन गया, ठीक है, इतना बड़ा बन गया, तो इस फिगर का नाम हम लोग क्या रखते हैं? इस फिगर का नाम हम लोग रखते हैं डोलाइन। घोल रंध्र को और बड़ा जब बन गया है तो उसका नाम क्या रखे हैं? डोलाइन। तो यहाँ भी लिमिटेशन क्या होना चाहिए? इसका भी डायमीटर का लिमिटेशन होगा। वो क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा ये होगा, यानी डोलाइन का जो डायमीटर होगा वो 10 मीटर से लेकर, 10 मीटर से तो ऊपर होगा ही, क्योंकि 10 मीटर से कम रहेगा तो वो तो घोल रंध्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायमीटर होगा 10 मीटर से लेकर 125 मीटर तक होगा। यानी 10 मीटर से लेकर 125 मीटर के बीच तक के एरिया को हम डोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डोलाइन। तो ये एक लिमिटेशन है, इससे आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, यही सब चीज़ें होती है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ ही पाते हैं। अब यदि आप खुद समझिए, इतने सारे जल, इतना बड़ा डायमीटर है तो जाहिर सी बात है जल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, डोलाइन के अंदर। ठीक है, जब जल ज़्यादा है इसके अंदर तो जो भूमिगत जल, मतलब भूमि के नीचे यदि किसी गड्ढे में जल ज़्यादा जमा हो जाए तो वो क्या होता है? झील बन जाता है। ये क्या बन जाता है? झील बन जाता है, लेक का निर्माण करता है ना। अब ये झील बन गया तो ये झील कैसा होता है? ये झील अस्थाई होता है। क्या होता है? ये झील अस्थाई होता है, अस्थाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर शब्द पर आप ध्यान दीजिए, अस्थाई होता है, स्थाई नहीं। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड यहाँ पर लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं स्थाई, ठीक है, और एक वर्ड लिखे हैं अस्थाई। अस्थाई और स्थाई अंतर है दोनों शब्द में। कैसे? देखिए, अस्थाई का मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यहाँ भी देखिए 2 वर्ड है, कंफ्यूजन नहीं है। देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए एक वर्ड यहाँ पर स्थिर और एक वर्ड अस्थिर। तो एक वर्ड है स्थिर और एक वर्ड है अस्थिर, दोनों में अंतर है। एक वर्ड है अस्थाई और दूसरा स्थाई। ये उच्चारण कैसे होगा? देखिए यहाँ पर अ नहीं लगा हुआ है, कई लोग इसको अस्थाई पढ़ते हैं। ठीक है, कई लोग पढ़ते हैं, शायद आप नहीं पढ़ते होंगे, कई लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको, जो स्थाई है उसको अस्थाई पढ़ते हैं। ठीक है, अ पहले से लगा देते हैं, हालांकि वो गलत हो जाता है। अस्थाई एक अलग ही वर्ड है। ठीक है, अस्थाई कहने का मतलब ये हुआ कि वो स्थिर नहीं है, ये अभी फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पानी ज़्यादा हुआ तो और बड़ा होगा, पानी कम हुआ तो और छोटा हो जाएगा। तो ये जो झील बना है ना डोलाइन के अंदर, ये झील अस्थाई होता है, स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, ये अस्थाई होता है। अब देखिए कई लोग बोलेंगे इसका उच्चारण कैसे किया जाए। देखिए कुछ नहीं होता, ये क्या है, स है ना, तो पहले आप स बोलिए, स, लेकिन पूरा मत बोलिए। स जैसे आप बोलना स्टार्ट करें उसमें थाई जोड़ दीजिए, जैसे ऐसे स्थाई, 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 हो गया। इस तरीके से आप बोलिए, धीरे धीरे बोलने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा। कई लोग उच्चारण में गलती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सीखिए। यहाँ देखिए, यहाँ अभी क्या पढ़ना है, पहले स पढ़ना है, पहले ई नहीं पढ़ना है, इसको स्थिर पढ़ते हैं लोग, स्थिर, अस्थिर। ई क्या है, स्थिर नहीं है, ई थोड़ी लगा है, पहले स पढ़ना है। ठीक है, स, स्थिर, 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 हो गया। ई पहले नहीं आएगा।
और दूसरा अस्थिर, अ लगा हुआ है तो अस्थिर पढ़िए, नहीं लगा है तो नहीं पढ़ेंगे, जो है वही पढ़ेंगे ना, उसका उच्चारण वही करेंगे। कई लोग गलती करते हैं। हमने जो कल बताया था मरुस्थल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मरुस्थल, लेकिन कई लोग इसको पढ़ेंगे, अधिकतर लोग इसको पढ़ते हैं मरुस्थल, मरुस्थल पढ़ते हैं, जबकि ये मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल नहीं है, यहाँ पर अ थोड़ी लगा है, मरुस्थल है, मरुस्थल, मरुस्थल नहीं। तो ये सब जो है ना उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके आप सब उच्चारण पर ध्यान दे दीजिएगा। तो ये कई सारा वर्ड है जो हम भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने भी सीखा है, आप भी सीखिए और इसका जो है उच्चारण अच्छी तरीके से करिए, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था, इसका उच्चारण का ही तो बात किया था ना हमने, इसका ये जो लिखा हुआ है कास्ट, ठीक है। कई लोग इसको कास्ट पढ़ देते हैं, हम भी कई बार पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका उच्चारण सही से करिए। पहले का, फिर र, फिर आधा र, फिर आधा स, फिर ट, जैसे आधा र फिर आधा स फिर ट, इस तरीके से पढ़िए। कास्ट, कास्ट, इस तरीके से है, तो आप इसका उच्चारण सही से कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे डोलाइन क्या होता है, डोलाइन की बात कर रहे थे। जो घोल रंध्र होता है वो जब बड़ा हो जाता है, पानी उसमें ज़्यादा आ जाता है तो उसका होल बड़ा होता है। होल बड़ा होना कितना, जिसका उसका डायमीटर 10 मीटर से 125 मीटर के बीच होना चाहिए, वो डोलाइन का एरिया होता है, वो डोलाइन होता है। उसमें जल जमा हो गया तो वो झील बन गया है। वो झील अस्थाई होता है, स्थायी नहीं होता, स्थिर नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये डोलाइन क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखिए डोलाइन का भी यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, हालांकि क्या ही समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फिगर सही से मिला भी नहीं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एरिया आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा एरिया बन गया है, ठीक है। ये बड़ा एरिया बना हुआ है ना, ये बड़ा एरिया बना है, तो इसको क्या कर रहे हैं, ये डोलाइन है, ठीक है। बड़ा एरिया को हम कह रहे हैं, ये भी एक बड़ा एरिया बन गया है, इस एरिया को भी हम डोलाइन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला नहीं, बस ये, इसको बस उल्टा किया हुआ है वो अलग चीज़ है। तो ये डोलाइन होता है, डोलाइन का फिगर बड़ा होता है, घोल रंध्र से बड़ा होता है। कितना बड़ा, तो अभी डायमीटर से आपको समझाई दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा बनेगा वो होता है युवाला। वो क्या होता है, युवाला। युवाला क्या होता है, देखिए जनरली अंग्रेजी में भी इसको युवाला ही पढ़ते हैं। देखिए युवाला में क्या होगा, अब पहले क्या बना, घोल रंध्र, एक छोटा सा एरिया बना, पहले छोटा बना, फिर यही एरिया बड़ा बना, फिर और बड़ा बनेगा, समझ रहे हैं। तो एक बना छोटा, फिर उससे बड़ा डोलाइन हो गया, एक घोल रंध्र, फिर डोलाइन, और फिर बड़ा बना, तो उसको कह रहे हैं युवाला। क्लियर है, उसका नाम क्या दे रहे हैं, युवाला। और इसमें जो जल स्टोर होता है ना, इसमें जो जल स्टोर होता है, इसमें जो जल स्टोर होता है वो जल स्थायी होता है, वो जल फिक्स होता है, ठीक है, स्थायी है। तो ये स्थायी झील का निर्माण करता है। ये कैसा झील का निर्माण कर रहा है, ये भी एक झील बन रहा है जो स्थायी होगा। क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो ये जल क्या होगा, युवाला के अंदर झील जो बनता है वो स्थायी झील होता है। क्लियर, अस्थाई नहीं, स्थायी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब समझते हैं 5 नंबर पॉइंट। इसमें और कुछ है नहीं। इसका यदि डायमीटर की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 125 मीटर से ऊपर। कितना है नहीं पता अभी तक, स्थायी है, बड़ा जितना हो सके, ठीक है। तो 5 नंबर जो पॉइंट बनेगा वो होता है पोलजे। इसको क्या कहते हैं, पोलजे कहते हैं, पोलजे। अंग्रेजी में भी इसको पोलजे ही कहते हैं, पोलजे का नाम ही दिया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी सब सेम ही है यहाँ पर। तो पोलजे क्या होता है, पोलजे अब क्या होता है, अब देखिए पहले क्या बना, ये छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा बनेगा। 4 कंडीशन बन रहा है। नेक्स्ट पे लेते हैं,
कंफ्यूजन नहीं। तो पहला बना छोटा, फिर बना और बड़ा, फिर बना और बड़ा, और फिर बना और बड़ा। तो सबसे छोटा घोल रंध्र, सब उसके बाद डोलाइन, उसके बाद युवाला, उसके बाद पोल्जे। लेकिन पोल्जे इस तरीके का नहीं होता। पोल्जे का आकृति फिक्स होता है। पोल्जे इस तरीके से नहीं होता। पोल्जे का आकृति कैसा होता है? वो फिक्स होता है। तो वो कैसा होता है? यहाँ पर देखते हैं। उसका जो तल होता है, तल यानी जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, पेंदी जिसको कहते हैं, वो सपाट होता है। ऐसे होता है, समतल सपाट। और इसका जो ढाल होता है ना, वो खड़ा होता है इस तरीके से। तो इस तरीके का यदि आकृति बनता है ना, तो उसको कहते हैं पोल्जे। और इसमें जल का मात्रा इसमें भरा होता है, इसमें जल भरा जाएगा। ये युवाला से भी बड़ा होता है, लेकिन ऐसा होता है, ये खरा ढाल होता है। इसका ढाल क्या ऐसा होता है? खरा होता है। इसका ढाल क्या होता है? खरा होता है, वर्टिकल टाइप का। ऐसे नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता, ऐसे नहीं, ठीक है? ऐसे ढाल नहीं होता, इस तरीके से ढाल नहीं होता, ढाल खरा होता है। क्लियर? तो ये होता है पोल्जे। इस तरीके के फिगर को क्या कहते हैं? ये पोल्जे होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर यदि हम आपको ये बता दें, तो ये जो फिगर है, ये फिगर को आप कह सकते हैं ये युवाला है, ठीक है? ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा एरिया जो बना हुआ है, इसमें पानी जमा होगा, क्या हुआ है? युवाला का फिगर है, ठीक है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सब चीज़। और यदि फिगर हम आपको दिखा दें तो देखिए, ये एरिया आप देख सकते हैं, नीचे का सपाट है पूरा। ये सब पोल्जे का फिगर है, ठीक है? ये सब ये जो फिगर आपको दिख रहा है पूरा, ये पूरा पोल्जे है, ठीक है? आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और नीचे इसका सपाट दिख रहा होगा, ये पूरा सपाट है। तो ये पोल्जे एरिया होता है, पूरा सपाट है, समतल के जैसा दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या है? ये पोल्जे का एरिया है, इसको पोल्जे कहते हैं। ये भी फिगर में आप देख सकते हैं, ये सारा फिगर वैसे दिखाना ही है आपको तो दिखाई देते हैं। देखिए इसमें भी एक सपाट एरिया आपको दिख रहा होगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये भी एक पोल्जे ही है। और ये भी आप देख लीजिए, ठीक है? इसको भी आप देख लीजिए, ये भी पोल्जे का ही फिगर है। ये सारा जो स्थल का निर्माण बना हुआ है ना, अब इसमें जल जमा होगा तो क्या होगा? एक बड़ा सा झील बन जाएगा, यही होता है। तो पोल्जे शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारा चीज़ लगभग अपर्दन के द्वारा हमने जितने बताया, यानी भूमिगत जल के द्वारा, ठीक है, ग्राउंड वाटर के द्वारा, ग्राउंड वाटर के इरोजन के द्वारा, किसके द्वारा? इरोजिव लैंड फॉर्म की यदि हम बात करें, इरोजिव लैंड फॉर्म की यदि हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था घोल रंध्र, ठीक है, जिसको सिंकनेस कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो था डोलाइन, वो लैपिज की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, डोलायन। और तीसरा जो पॉइंट हमने बताया वो होता है युवाला। एक और पॉइंट हमने बताया जिसको कहते हैं पोल्जे। और सबसे लास्ट में उसको पकड़ लेते हैं जो था लैपिज। इसमें दरारें वगैरह होती है, उस फिगर को लैपिज कहते हैं। तो ये इतने सारे फिगर, इतने सारे मतलब आकृतियाँ देखने को मिलता है स्थल के ऊपर, किसके द्वारा? ग्राउंड वाटर के इरोजन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, ठीक है। भूमिगत जल जब जमीन के अंदर जाता है तो तोड़ते तोड़ते बड़ा बड़ा करते 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 बहुत बड़ा बना देता है। तो वो क्या होता है? इतने सारे फिगर का निर्माण करता है और इस सब का नाम दिया गया है। और ये होता है, इस तरीके के फिगर को हम कह रहे हैं कि अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है, ये इमेज है। तो ये किसके द्वारा हुआ है? ग्राउंड वाटर के इरोजन के द्वारा। क्लियर?
अब समझते हैं कि ग्राउंड वाटर के जो डिपोजिशन है यानी निक्षेपण के द्वारा, ठीक है, निक्षेपण के द्वारा जो भी निर्मित स्थल का आकृति है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। यानी भूमिगत जल से जो निक्षेपण हुआ है उसके लेकर के, मतलब उससे जो निर्मित स्थल का आकृति है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आकृति बनता है, देखिए सबसे पहले यदि हम आपको ये बता दें, फिगर से डायरेक्टली आपको समझ आता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ फिगर ज़रूरत है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, हालांकि इसमें पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए इस फिगर में दिख ही नहीं रहा जो चाह रहा है, सब कोई बात नहीं। अब इस फिगर में देखिए, ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए जो ग्राउंड वाटर था वो इससे रीस करके आया, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से टपकता हुआ काम हुआ है, ये टपक रहा है, क्या धीरे धीरे टपकने का काम हो रहा है। यहाँ से जो है ना स्थल के ऊपर से नीचे की ओर, आप नीचे जल का मात्रा देख रहे होंगे, आपको जल जैसा दिख रहा होगा। ये जनरली जल कहाँ से है, ये इससे रीस करके टपका है। जो टपकन होता है ना, बूंद, जो पानी का बूंद जो टपकता है, एक एक बूंद ऐसे नीचे की ओर गिरता है, तो वो जो टपकन का प्रक्रिया है ना, वो जो बूंद गिरता है उसका भी एक नाम दिया गया है, ठीक है। वो नाम क्या दिया गया है, उसका भी एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं ड्रिपस्टोन। ड्रिपस्टोन इसको कहते हैं, ड्रिपस्टोन भी इसको कहते हैं वैसे, ठीक है, ड्रिपस्टोन। तो ड्रिपस्टोन का ये नाम दिया गया है। ये जो मतलब ये स्थल है, यहाँ से अब छेद करके नीचे गया है, ठीक है। तो जब नीचे गया तो यहाँ पर पानी का बूंद जो है ऐसे टपकने लगा, ठीक है, इस तरीके से, और टपक करके यहाँ पर देखिए इसका फिगर जनरली इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये ऐसा है और यहाँ पर ये ऐसा बन जाता है इस तरीके से। तो यहाँ बीच में ये खाली हो जाता है। खाली क्यों होता है अभी हम आपको समझाते हैं। ये नीचे इधर से ऐसे जल आकर के जमा हो जाता है, इधर से भी जल आ जाता है और ये सारे पदार्थ को यहाँ से हटा देता है। जल आता है और पदार्थ को वहाँ से खसका देता है, कहीं दूर फेंक देता है। अब ये कैसे क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिए पहले ये समझते हैं कि ड्रिपस्टोन आपको समझ में आया होगा। होता क्या है कि जैसे देखिए ये जो फिगर है ना, अब यहाँ से ये इस तरीके से फिगर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से जो भी पानी जो है यहाँ से रीस करके आया, नीचे आया, ठीक है। तो पहले ऐसे बना, फिर और बनेगा, फिर और बड़ा बना, और एक ऐसा स्थिति हुआ कि ये पूरा आर पार ही हो गया, ठीक है, आर पार हो गया। तो जब यहाँ से जो पानी नीचे की ओर आया ना, यहाँ से जब पानी नीचे आने लगा तो टपकने लगा। तो टपकते टपकते क्या हुआ, यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर पानी आया, इस तरीके का फिगर होता है स्थल के ऊपर, ठीक है। तो इसी का नाम कार्स्ट प्रदेश कहते हैं, ठीक है, इसी को। अब यहाँ पर जब पानी टपक रहा है ना, तो इस टपकन की प्रक्रिया का नाम, ये जब टपकने लगता है और टपकने लगता है तो ये जो फिगर बनता है ना टपकन जैसा, उसको ड्रिपस्टोन कहते हैं। ये निक्षेपण के द्वारा होता है क्योंकि पानी सब नीचे की ओर निक्षेपित आने लगता है और वहाँ से इरोजिव किया हुआ चीज़ नीचे गिराने लगता है, ठीक है। तो ये ड्रिपस्टोन होता है। अब यदि हम ये बात करें कि निक्षेपण के द्वारा जो दूसरा जो पार्ट होता है, ठीक है, तो सबसे पहला एक चीज़ तो आपको हमने बताया जिसका नाम है ड्रिपस्टोन। दूसरा जो पार्ट हमने बता रहा हूँ, दूसरा जो पार्ट होता है, यानी देखिए ड्रिपस्टोन समझ में आ गया ना। ड्रिपस्टोन क्या होता है ये क्लियर हुआ। जैसे मान लेते हैं ये स्थल है, ये एक स्थल है, ठीक है, और इसके नीचे एक स्थल है, इस तरीके से ऐसा फिगर रहता है, ठीक है। अब इस फिगर में यहाँ से जल आया और नीचे की ओर गिरने लगा, और एक स्थिति ऐसा हुआ कि यहाँ पर जल नीचे की ओर गया, तो यहाँ पर कुछ हवा में टंगा नहीं ना है, तो इसमें जो है ना ये पिलर के जैसा ऐसा काम करता है वैसे। तो देखिए इसमें क्या है, अब वो क्या पिलर होता है क्या नहीं होता वो अभी हम बताएंगे, वो गुफा स्तंभ क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ से जब जल नीचे गिरता है तो ये टपकन के जैसा, बूंद के पानी का जो बूंद होता है ना, वो जैसे टपकता है ना, उस तरीके से गिरता है। तो उस जो फिगर बनता है वो जो होता है टपकने की स्थिति को हम कहते हैं ड्रिपस्टोन। ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पहला फिगर बनेगा उसको कहते हैं स्टैलेक्टाइट।
स्टैलेक्टाइट ये क्या होता है, अब देखिए स्टैलेक्टाइट क्या होता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ समझते हैं जिसको कहते हैं स्टैलेग्माइट, ये क्या होता है, स्टैलेग्माइट का होता है, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज़ समझेंगे जिसको कहते हैं गुफा स्तंभ क्या होता है, गुफा स्तंभ क्या होता है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अभी हम लोग समझते हैं। और फिर जो है एक चीज़ और जो अभी हम बताएंगे आपको, हालांकि वो बाद में भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाइए। तो ये जो सारा चीज़ है ना, अब इसको हम समझते हैं। देखिए हालांकि पहले उसको समझ ही लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो हमने यहाँ पर नहीं बताया, यानी ग्राउंड वाटर के इरोजन के द्वारा, इरोजिव के द्वारा मतलब अपर्दन के द्वारा एक और फिगर बनता है जिसका नाम होता है, 6 नंबर फिगर यहाँ पर लिखते हैं, जिसका नाम होता है कंदरा, ठीक है। कांद्रा, हालांकि इसको कहते हैं कांद्रा, हिंदी में इसको कांद्रा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कैवर्न कहते हैं, ठीक है। तो कांद्रा या कवर्ण जो भी हो, तो कांद्रा क्या होता है, देखिए कांद्रा जनरली कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है। कांद्रा क्या होता है, देखिए ये आपको हम कांद्रा कहाँ लिखें, यहाँ पर जो भी है, देखिए इसका फिगर यहाँ से लेते हैं। हालांकि फिगर से कोई मतलब तो बनता नहीं, इसको हटाइए। देखिए कांद्रा क्या होता है, सिंपल सी चीज़ आपको बताते हैं। देखिए ये अभी हमने बताया ना कि इस तरीके का जो ये जो फिगर बनता है ना, इस तरीके से जो फिगर बन रहा है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ये एक फिगर है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक फिगर बना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि देखिए इस एरिया में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस एरिया में ये जो, जैसे मान लेते ये जो वर्षा का बूंद था, ये बूंद इस तरीके से ऐसे आया, तो यहाँ पर ये ऐसे बना घोल रंध्र, फिर उससे बड़ा बना तो हो गया डोलाइन, फिर उससे बड़ा बना तो युवाला, फिर उससे बड़ा बना तो पोल्जे, और फिर उसके बाद एक ऐसा स्थिति हुआ कि ये पूरा, मतलब पोल्जे में तो लगभग ये पूरा ही कवर कर लेता है, ठीक है, जो भी हो। अब ये स्थिति अभी हमने बताया कि ये जल जो है इधर भी होता है, एक ऐसा स्थिति होता है कि ये पूरा आर पार ही हो जाता है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये स्थल का आकृति ऐसा कैसे है, ये स्थल का आकृति ऐसा कैसे है। जरा देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए इसके अंदर ना ये स्तंभ का काम करता है, इसके अंदर ये पिलर का काम करता है, ऐसे पिलर के जैसा ऐसा होता है, ठीक है। वो क्या होता है उसको अभी समझेंगे। तो देखिए होता क्या है, अब ये कैसे फिगर बना, ऐसा फिगर इसलिए बना है क्योंकि देखिए पहले ये ऐसा नहीं था, पहले कैसा था, तो आपको यहाँ पर पहले की भी फिगर बना देते हैं। देखिए पहले ये पूरा इस तरीके से था, पहले ये पूरा क्या था, इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन जैसे ही जल जो है इस दरार के अंदर, ये जल इधर से आया और इस दरार में घुसा, फिर इस दरार में घुसा, और ऐसे घुसते घुसते जो है ये जल यहाँ पर इस तरीके से हो गया। ये जल क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से, ये यदि हम ये बात करें तो ये जल इस तरीके से ऐसे हो गया, ठीक है। यानी इस पूरे एरिया को जो है ऐसे डिवाइड कर दिया है। ये जल इधर से ऐसे घुसा और इधर जा कर के फिर ये जल ऐसे गिरने लगा, ठीक है। जब जल ऐसे गिरने लगा मतलब कहीं और चला गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर से ये दरार के माध्यम से ऐसे जल आया और ऐसे घूमते घूमते यहाँ से जल जा कर के उधर गिर गया। तो ऐसा फिगर बन गया है जनरली,
और कुछ नहीं है, ये जल के द्वारा ऐसा बनाया गया है, ग्राउंड वाटर के द्वारा दरारों में पानी घुसा और इस तरीके से ऐसा इसको बना दिया है। ठीक है, तोड़ दिया ना अंदर से। अब ये कहिए तोड़ दिया तो ये ऊपर ही टंगा क्यों रह गया? कई सारा पार्ट को नहीं तोड़ता है, वहाँ पर एक ऐसा भी पार्ट बनता है जो पिलर का काम करता है, जो इसको टांगे रखता है, इसको टांग करके रख सकता है, उसको लटका करके रखता है। ठीक है, तो ये जो फिगर बना ना, अब इसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये पूरा खाली बच गया स्थान। ये खाली जगह है ना, खाली जगह आपको दिख रहा है। ये खाली क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो भी मटेरियल था वो जल क्या कर दिया, उसको बहा करके लेकर चला गया। तो ये खाली स्थान बना ना। अब इस खाली स्थान का नाम जो है, इसी खाली स्थान का नाम कांदरा होता है। इसी को कांदरा कहते हैं। क्लियर? इसी को कैवर्न कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, जब इसको कैवर्न कह रहे हैं हम, ठीक है, इसका नाम कैवर्न दे रहे हैं, देखिए, तो इसका नाम कैवर्न दे रहे हैं। तो कैवर्न का आपको हम कांदरा का फिगर यदि दिखाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए ये पूरा खाली जगह आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया आपको खाली नजर आ रहा है, और कहीं कहीं ये अटैचमेंट दिख रहा होगा, कहीं कहीं ये अटैचमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये खाली स्थान को कांदरा कहते हैं। और ये जो अटैचमेंट आपको दिख रहा है ना, ये गुफा स्तंभ होता है। यानी गुफा के अंदर, एक गुफा के जैसा ही है ना, गुफा के जैसा है, तो ये गुफा स्तंभ हो गया है। ये पिलर का काम कर रहा है ना, इसको टांग करके रख रहा है, तो ये गुफा स्तंभ हो गया है। ठीक है, इसको केव पिलर कहते हैं। ये कैसे बनता है इसकी बात भी करेंगे अभी। देखिए, तो सबसे पहले यदि हम ये कहें, तो देखिए गुफा स्तंभ शायद आपको वैसे कैसे उसका निर्माण होता है वो तो अभी हम बताएंगे आपको। तो देखिए, जो हमारा जो टॉपिक था वो था निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण के द्वारा क्या क्या बनता है? तो ड्रिप स्टोन, देखिए इरोजन में एक कांदरा बच गया था जिसको अभी हमने समझाया, जो खाली जगह होता है ना उसको कांदरा कहते हैं। तो ड्रिप स्टोन क्या होता है? ड्रिप स्टोन होता है वो जो ऊपर, जो अभी हमने दिखाया था ना, तो ऊपर से जो जल टपकता हुआ है, वो जो जल टपकता है उसको ड्रिप स्टोन कहते हैं। और उसमें स्टेलेक्टाइट क्या होता है, स्टेलेग्माइट क्या होता है, गुफा स्तंभ क्या होता है, इसको आप समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे चीज़ों को एक ही बार में समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, ये जो एरिया बना है, देखिए ये एरिया और ये एरिया बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा। अब इस एरिया में क्या हुआ है, अब यहाँ से ये जल इस तरीके से ऐसे को होते होते एक स्थिति ऐसा आया कि ये पूरा जल ही इधर ही गिर गया। ये पूरा जल क्या हो गया, इस तरीके से गिरने लगा। अब ये जल इस तरीके से ऐसे गिर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये जल डायरेक्टली नहीं ना गिर रहा है, रीस करके गिर रहा है, धीरे 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 उसके अंदर घुस करके, और वो जल नीचे की ओर आएगा। और नहीं तो दरार के माध्यम से ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, जो दरार होता है, दरार में तो डायरेक्टली आएगा, लेकिन जो स्थल के ऊपर से जो धीरे धीरे छेद कर रहा है, यानी चूना पत्थर को गला रहा है, और गला करके धीरे धीरे करके नीचे आता है, तो वो टपकता हुआ आता है ना, इसलिए तो उसका नाम ड्रिप स्टोन रख रहे हैं हम, टपकने का जो स्थिति है उसको। अब उस टपकने की क्रिया में क्या होता है कि फिगर बनता है, आकृति बनता है। कैसा? तो देखिए, अब इसके साथ चूना पत्थर भी तो है, तो चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर भी धीरे धीरे अब जल में मिला हुआ है, मिक्सअप है, तो चूना पत्थर धीरे धीरे उसमें ऐसे होता है, ऐसे चूना पत्थर, तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे लटक जाता है। चूना पत्थर जो है ऐसे लटकता है, और वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है, यानी हीट जो होता है, हीट के कारण वो जल, मतलब हीट के कारण जल को सोख लिया जाता है ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल को सोख लिया जाता है। तो जैसे ही चूना पत्थर के द्वारा ऐसे नीचे आ रहा था, तो चूना पत्थर भी इसमें मिला हुआ था, तो ऐसे जब जल नीचे आ रहा था तो क्या हुआ, इस तरीके से, यानी ये कह सकते हैं इस तरीके से ऐसे जल था ना। अब इस तरीके से जल जब ऐसे नीचे आ रहा था, तो इसमें से जो भी जल था, इसमें चूना पत्थर और जल दोनों का मात्रा है ना, तो इसमें से जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर चला गया। जल जो है
वाष्पित होकर के बाहर चला गया, क्योंकि इसमें हीट है, अंदरूनी भाग में हीट होता ही है। यदि पृथ्वी के नीचे देखिएगा तो हीट तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हीट के कारण अब जल का बूंद है ना, बहुत ज़्यादा जल है नहीं, हल्का हल्का बूंद है, तो वो जल हीट के कारण क्या हो गया, वेपोर हो गया। अब ई वेपोर होने की वजह से क्या हुआ, ये फिगर, ये चूना पत्थर ऐसे लटका हुआ बना हुआ है, चूना पत्थर ऐसे लटक गया है। तो कई जगह पर ऐसे लटका हुआ फिगर ऐसे बन जाता है। ये क्यों होता है, वो जल उसमें से गायब हो जाता है एक एक, इसलिए वो हीट के कारण वो जल इवेपोर हो जाता है, वाष्प उत्सर्जन हो जाता है जल का, इसलिए ठीक है, वाष्पित हो जाता है जल। अब इसलिए जो है ना, ये चूना पत्थर ऐसे ही रह जाता है। लेकिन अब उसमें भी जो जल यहाँ पर जो है गिर जाता है, जो जल, अब सारा वाष्प उत्सर्जन तो नहीं होगा, कुछ होता है, कुछ गिर जाता है नीचे, ज़्यादा जल का मात्रा होता है तो नीचे गिर जाता है, और ज़्यादा नहीं रहता तो ऊपर ही टंगा रह जाता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर ऐसा हो गया, और कुछ जल जो है ये पूरा नीचे गिर जाता है। तो नीचे जब गिर जाता है जल पूरा, तो इस तरीके से अब यहाँ से भी तो वाष्प उत्सर्जन का क्रिया होता है, यहाँ से भी वाष्प उत्सर्जन का क्रिया होता है। तो जल जब ऊपर उठने लगता है, वापस मतलब उठ करके जाने लगता है हीट की वजह से, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से आकृति बनता हुआ दिखता है, इस तरीके से आकृति बन जाता है, उठा हुआ। चूना पत्थर बेला होता है, अब चूना पत्थर इतना ना घुला होता है ना जल के अंदर, वो धीरे धीरे उठा के जैसा, उठा हुआ जैसा फिगर बन जाता है। ये वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ऐसा होता है। अब जैसे ही वाष्पित होता है इस तरीके से, तो ये उठा हुआ फिगर, अब जैसे देखिए ना, अब ये चीज़ें हैं, ठीक है, और इसको से ऐसे ऊपर से ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे खिंचाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मानते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे खींच रहे हैं तो ये ऐसे उठ जाता है, ठीक है, ऐसे उठ रहा है ना। तो ये उठना हुआ क्या, क्योंकि इसमें वो मिक्सअप होता है, इसलिए इसको उठाने से ये ऐसे फिगर बन जाता है, वही हल्का उठा हुआ भाग लगता है। और यही प्रक्रिया धीरे 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 ये लंबा होते जाता है, और ये इसमें अटैच हो जाता है, तो एक पिलर का जैसा दिखाई देता है, लगता है ये पिलर बन गया है। तो जो ये जो प्रक्रिया था, सॉरी, ये जो प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया है, ये दोनों जब आपस में अटैच हो जाते हैं, लंबे प्रक्रिया के बाद ये आपस में जब अटैच हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो दोनों अटैच हो जाता है, तो लगता है जैसे पिलर बना हुआ है। तो इसी का नाम गुफा स्तंभ दिया जाता है। इसका नाम क्या होता है, इसको कहते हैं गुफा स्तंभ, गुफा स्तंभ, यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में केव पिलर, केव पिलर का नाम देते हैं, ठीक है, केव पिलर। तो ये गुफा स्तंभ कैसे बनता है, ये क्लियर हो गया। अब यदि हम ये कहें कि केव पिलर, तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो फिगर है ना, ये फिगर, ये जो लटका हुआ है, ऊपर से जो लटका हुआ फिगर आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट इसको कहते हैं। और जो ऊपर से लटका हुआ होता है, और जो नीचे से होता है, नीचे से इस तरीके का आकृति बनता है, इसका नाम होता है, इसका नाम देते हैं हम लोग स्टेलेग्माइट। ये दो चीज़ें होती है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। और स्टेलेक्टाइट फिर नीचे जब गिर जाता है तो इसमें अटैचमेंट हो जाता है इस तरीके से, तो ये केव पिलर का निर्माण करता है, गुफा स्तंभ का निर्माण करता है। तो ये तीन चीज़ें था, ये तीनों चीज़ें शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका यदि हम फिगर दिखा दें आपको, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इसका यदि फिगर दिखा दें, देखिए ये क्या है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, पूरा ऊपर से लटका हुआ है ना, तो इसका नाम स्टेलेक्टाइट है, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्टेलेक्टाइट। इसको अंग्रेजी में भी हालांकि वही कहते हैं, ठीक है, स्टेलेक्टाइट ही कहते हैं, इसको अंग्रेजी में भी वही कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। तो ये आपको फिगर यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ये कैसे लग रहा है, नुकीला नुकीला जैसा। अब इसमें ना चूना पत्थर का मात्रा है, ये ना, ये चूना पत्थर है, ठीक है, और ये चूना पत्थर में जल था, वो जल वाष्पित हो गया, तो ये यहीं पर लटका हुआ रह गया, इस तरीके से है। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेलेक्टाइट का फिगर है। एक और फिगर यदि हम आपको दिखा दें, देखिए इसमें स्टेलेक्टाइट आपको दिख रहा होगा इस फिगर के अंदर, देखिए यहाँ भी ऊपर से जो लटका हुआ दिख रहा है ना, ऊपर से जो भी चीज़ लटका हुआ दिख रहा है, ये स्टेलेक्टाइट है,
ठीक है। और ये जो अटैचमेंट पूरा दिख रहा है, ये अटैच हुआ, ये पूरा नीचे से भी और ऊपर से ये पूरा लग रहा है जैसे पिलर के जैसा, तो यही होता है गुफा स्तंभ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया। ये एक और फिगर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्टैलेग्माइट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? स्टैलेग्माइट। इसको भी अंग्रेजी में ही लिख देते हैं। स्टैलेग्माइट होता है। अब देखिए, नीचे से जो उठा हुआ है ये क्या होता है? स्टैलेग्माइट। और ये सारा काम भूमिगत जल के अपरदन से हुआ है, ठीक है। अपरदन के बाद क्या हुआ है? इसको तोड़ दिया है छोटा छोटा में, और फिर इसका जब निक्षेपण हुआ, यानी जल जब वाष्पोत्सर्जन होने लगा, जल जब ऊपर उठने लगा, तो इस तरीके से इसका फिगर उठ जाता है, क्योंकि ये जल से ना बहुत ही कनेक्शन होता है इसका, चूना पत्थर का, इसलिए। अब ये होता है स्टैलेग्माइट, उठा हुआ रहता है। तो ये तो स्टैलेग्माइट हो गया। एक और फिगर यदि हम स्टैलेग्माइट का ही आपको दिखा दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, ये स्टैलेग्माइट है, ये क्या है? ये स्टैलेग्माइट है, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये स्टैलेक्टाइट था, ये ऊपर से क्या है? स्टैलेक्टाइट, और नीचे स्टैलेग्माइट। ये दोनों आपस में जुड़ गए। यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ दिख रहा होगा ये पूरा। तो ये जुड़ गए, तो ये क्या हो गया है? गुफा स्तंभ हो गया है। इसको क्या कह रहे हैं? गुफा स्तंभ, ठीक है। गुफा स्तंभ का भी यहाँ पर फिगर आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये है गुफा स्तंभ, आप यहाँ देख सकते हैं। ये गुफा स्तंभ है, देख सकते हैं किस तरीके से ये पिलर के जैसा काम किया हुआ है, ठीक है। पिलर जैसा बना हुआ है ना, यही गुफा स्तंभ होता है, और कुछ नहीं है इसमें। एक देखिए, एक और गुफा स्तंभ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी एक गुफा स्तंभ ही है, ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये गुफा के जैसा ही बन गया है। ये आकृति जनरली देखिए, भूमिगत जल जो है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो जल चला जाता है दरारों से या छिद्रों से या इस तरीके से, तो वो इस तरीके का निर्माण कर देता है। ये बीच जो खोखला नज़र आ रहा है ना, इसी को कांद्रा कहते हैं, जो बीच में जो खाली जगह दिख रहा है आपको। और ये खोखला क्यों बनाया है? क्योंकि वहाँ के सामान को जो जल था वो बहा करके कहीं और ले करके चला गया, इसलिए वो खाली बच गया है। तो ये होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो आपको स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, गुफा स्तंभ ये क्या होता है? ये क्लियर हो गया। कांद्रा क्या होता है? क्लियर, ठीक है। ड्रिप स्टोन क्या होता है? ये क्लियर है। अब समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, निक्षेपण के द्वारा। देखिए, यहाँ पर थे ना, तो गुफा स्तंभ, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और गुफा स्तंभ, ये क्लियर। ड्रिप स्टोन क्लियर। ये निक्षेपण के द्वारा इतने सारे फिगर बनते हैं। एक और फिगर इसी में बता सकते हैं, यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में, निक्षेपण के द्वारा, जिसको कहते हैं कार्स्ट का मैदान। मैदान एक फील्ड बन जाता है, कार्स्ट प्लेन, कार्स्ट प्लेन इसको कहते हैं। तो ये जो कार्स्ट प्लेन है, इसकी यदि हम बात करें तो ये जनरली क्या है? देखिए, जब इरोजन का काम पूरा खत्म हो जाता है और उसके बाद सारा चीज़ निक्षेपित कर दिया गया, हम प्लेन बना दिया गया, वो इस तरीके से मतलब अपरदन किया है कि पूरा ऊपर का जो स्थल दिखने को मिल रहा है हमको, वो प्लेन नज़र आ रहा है। नीचे नहीं देखना है, अंदर नहीं देखना है, उसको ऊपर देखना है। ऊपर क्या नज़र आता है? पूरा प्लेन जब नज़र आता है तो उसको हम कहते हैं कार्स्ट मैदान, ठीक है। कार्स्ट मैदान उसका नाम दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये कार्स्ट मैदान है, ठीक है। आप देख सकते हैं समतल जैसा एरिया दिख रहा है, हालांकि इसके अंदर क्या खोखलापन होगा वो तो अलग चीज़ है, हालांकि ये ही होता है कार्स्ट मैदान, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर दिखाई देता है, ऊपर की ओर। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक और कार्स्ट मैदान का यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी कार्स्ट मैदान ही है और नीचे खोखला के जैसा होता है, ऊपर क्या है पता नहीं। और यहाँ पर आपको दरार दिख रहा होगा, दरार का इशारा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कार्स्ट मैदान होता है,
ये भी क्लियर। अब देखिए, तो 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट क्लियर। एक और यदि हम पॉइंट इसमें बनाएं, हालांकि अब कोई पॉइंट तो बचता नहीं है निक्षेपण के द्वारा, यानी ग्राउंड वाटर के द्वारा जो भी पॉइंट होते हैं वो तो लगभग सारा क्लियर हो गया है। तो अब क्या मतलब बता सकते हैं, देखिए यदि एक और फिगर आपको हम दिखाएं, ठीक है, फिगर से शायद आप जल्दी समझिएगा। हालांकि देखिए पहले आपको बताएं, पहले आपको ये कर देते हैं कि वो किस चीज़ का कहाँ गया, निक्षेपण के द्वारा। एक और यहाँ पर लिख ही देते पहले, देखिए 5 नंबर पॉइंट में, ये 4 नंबर पॉइंट था। एक और होता है जिसको कहते हैं अंधी घाटी, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अंधी घाटी, ठीक है, ब्लाइंड वैली कहते हैं। देखिए ब्लाइंड वैली क्या होता है, देखिए स्टीप हेड ब्लाइंड वैली, इसका पूरा नाम ऐसे होता है अंधी घाटी का, स्टीप हेड ब्लाइंड वैली। अब देखिए ये जो अंधी घाटी है, ये अंधी घाटी भी निक्षेपण के द्वारा ही बनता है। ये कैसे बनता है, देखिए इसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो देखिए अभी जो हमने बताया था ना, ये मान लेते हैं ये पूरा स्थल है, ठीक है, तो जल जो है, मान लेते हैं जल यहाँ से आ रहा था, जल यहाँ से आ रहा था और यहाँ पर एक पर्वत है और यहाँ पर भी एक पर्वत है। ये दोनों पर्वतों के बीच से मान लेते हैं यहाँ पर भी एक पर्वत था, यहाँ पर्वत से यहाँ से जल निकला और जल यहाँ से ऐसे होते हुए थे, ये पूरा पर्वतीय इलाका है, जो भी है एक फिगर जैसा बना रहे हैं हम। तो ये जल यहाँ से ऐसे गया और फिर ये जल जो है यहाँ घोल रंध्र बन गया, ठीक है, ये जल इसी में समाने लगा, ठीक है, ये जल इसी में क्या होने लगा, समाने लगा, मतलब इसी के अंदर जाने लगा जल। और फिर ये घोल रंध्र और बड़ा बना, फिर और बड़ा बना, फिर और बड़ा बना, फिर यहाँ पर अटैचमेंट हो गया और फिर इसको धीरे धीरे करके यहाँ से हो सकता है निकल भी जाए बाहर, तो ये एरिया ऐसा बन जाता है। तो इस तरीके से जब बना तो ये जो घोल रंध्र है, ठीक है, घोल रंध्र, इसका नाम क्या दे रहे हैं, घोल रंध्र। तो घोल रंध्र और यहाँ से जो उद्गम स्थान है किसका, नदी का, जो नदी का उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान कहाँ है, जहाँ से निकलता है, तो वहाँ से लेकर घोल रंध्र के बीच के जो घाटी होते हैं, बीच में जो भी घाटी बने हुए हैं, ये जो घाटी बने हुए हैं, इन घाटियों को कहते हैं अंधी घाटी। क्यों, क्योंकि उसका आगे जा कर के अचानक से ख़त्म हो जाता है, वो जल आगे जाता है और अचानक से जल गायब, उसके बाद जल दिखता ही नहीं, उसके बाद जल दिखता ही नहीं। तो ये जो घाटी बना हुआ है ना, ये जो घाटी का निर्माण होता है इस तरीके से, ये घाटी शुष्क होता है क्योंकि यहाँ पर जल जाता ही नहीं, यहीं पर गायब हो गया जल, अचानक से ख़त्म, और ये जल नीचे गया, फिर ऐसे करके फिर नीचे समुद्र में मिल जाता है, नीचे नीचे जर के, ठीक है। तो ये अंधी घाटी इसको कहते हैं कि घोल रंध्र से लेकर ये जो पर्वत, मतलब घोल रंध्र से लेकर नदियों का जो उद्गम स्थान है वहाँ तक के जो घाटी होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके बीच के जो घाटी होते हैं, यानी घोल रंध्र और उद्गम जहाँ पर स्थान है नदी का, उसके बीच का जो घाटी होते हैं उसका नाम अंधी घाटी रखा जाता है। उसका नाम क्या होता है, अंधी घाटी, उसका नाम क्या होता है, अंधी घाटी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए अंधी घाटी शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या होता है, ये शुष्क घाटी, जहाँ पर ये घाटी तो है लेकिन यहाँ पर पानी नहीं गया, तो ये कैसा घाटी बन गया, ये शुष्क घाटी बन गया, सूखा हो गया ना, तो शुष्क घाटी बन गया है, ठीक है। तो अंधी घाटी और शुष्क घाटी आपको क्लियर हो गया होगा। ये ब्लाइंड वैली हो गया, वो ड्राई वैली हो गया, क्लियर। अब देखिए इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ घाटी होता क्या है, यह आपको दिमाग में आ रहा होगा। वैली क्या होता है, हालांकि हमने वैली के बारे में भी, घाटी तो वैसे बता ही दिया है हम लोग, मतलब हम लोगों ने पढ़ ही लिया है इसको, घाटी क्या होता है, क्योंकि कई सारे घाटी के बारे में बात की है, यू शेप, वी शेप का घाटी, ये सारा हमने पढ़ा है। तो उस समय तो घाटी का बात किया ही था हमने। तो घाटी जनरली कुछ नहीं होता, दो पर्वतों के बीच के जो मार्ग होते हैं ना, ये दो पर्वत हैं,
ठीक है। इसके बीच का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसको घाटी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए, तो घाटी क्या होता है वो तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि ये देखिए, ये आप फिगर यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंधी घाटी है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ओह ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है। इन दोनों के बीच के देखिए ये रास्ता जो है ये घाटी का जैसे ऐसा दिख रहा होगा आपको। और ये होता है अंधी घाटी, इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर जा करके जल जो है, सब जल यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, उसका नाम अंधी घाटी कहते हैं। ठीक है, अब इस घाटी को अंधी घाटी मत कहिएगा, ठीक है, कि वो अंधा है वहाँ पर दिख नहीं रहा तो वो अंधी घाटी हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप खुद समझिए, कोई आदमी आँख नहीं है, मतलब आँख है, दिख नहीं सकता, आँख तो है, दिख नहीं सकता, तो उसको अंधा आदमी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अंधा आदमी कहते हैं। तो वही चीज़ आप मानिए कि इसके पीछे जो उद्गम स्थान है वो उसका पैर है घाटी का, और ये पूरा शरीर है, और ये इसका आँख है, जहाँ पर जल गायब हो गया, जहाँ पर जल गायब हो गया वो उसका आँख था, आँख अंधा हो गया, उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अंधी घाटी हुआ ना, ये पूरा घाटी है, तो उसका नाम अंधी घाटी होता है। समझ में आ रहा बात? ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहा तो वो अंधी घाटी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दो चीज़ें बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक और फिगर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा स्थल है, ठीक है, इस तरीके से जो भी स्थल है। अब यहाँ से ये उद्गम स्थान गया यहाँ से, और ये यहाँ पर जल गायब, यहाँ पर सारा जल गायब, और इसके बाद ये जल इधर भी जाना था, जो जल यहाँ पर नहीं गया, जल इधर भी जाना था, इधर जल नहीं गया, और इधर से आया था लेकिन उधर नहीं गया, यहीं पर जल जो है गायब हो गया, और ये नीचे के रास्ते ऐसे चला गया। ठीक है, जल वहाँ पर इस रास्ते से होते हुए, जल जो है इस रास्ते से होते हुए नीचे चला गया है और समुद्र में चला गया, इधर नहीं गया, तो ये शुष्क घाटी होता है क्योंकि यहाँ जल नहीं गया। और ये अंधी घाटी होता है, इतने दूर के एरिया को अंधी घाटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका मान लेते हैं ये घाटी का पैर है और ये इसका आँख है। आँख अब दिखाई नहीं दे रहा उससे, मतलब यहाँ से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधी घाटी होगा ना। ये पूरा क्या है? ये पूरा घाटी है, ये पूरा घाटी है। तो घाटी अब ये अंधा हो गया है, मतलब नहीं दिख रहा, तो अंधी घाटी कर दिए। अब आदमी है पूरा, ये मान लेते ये पूरा आदमी है, आदमी का ये आँख जो था वही ख़त्म, आँख खराब हो गया, तो वहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या करेगा? मतलब ये सर का इलाका है, ये मान लेते ये सर है, सर से अब कुछ दिख नहीं रहा, मतलब वहाँ पर दिखने से कुछ नहीं दिख रहा, तो वो अंधी घाटी हो गया पूरा। जैसे अंधा आदमी होता है ना, उस तरीके से। ये नहीं कहना है कि इसमें जल चला गया या फिर दरारों के अंदर से जल घुस गया तो ये अंधी घाटी हो गया, ऐसा नहीं। अंधी घाटी घोल रंध्र, ये घोल रंध्र है। घोल रंध्र और नदियों के उद्गम स्थान के बीच का जो घाटी होता है उसका नाम अंधी घाटी होता है, ब्लाइंड वैली होता है। इसको स्टीप हेड ब्लाइंड वैली भी इसको पूरा नाम ऐसे बताते हैं, स्टीप हेड ब्लाइंड वैली। तो जो भी है इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो ये शायद ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। एक और यदि आपको हम फिगर दिखा दें अंधी घाटी का है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दो पर्वत है, एक ये, और इन दोनों के बीच में देखिए ये जो मार्ग है इसका घाटी नाम दे रहे हैं, और यहाँ पर पूरा जल समाहित हो गया है। तो ये पूरा घाटी क्या हो गया है? इधर से लेकर के इधर जहाँ से जल आया वो पूरा मार्ग क्या हो गया है? अंधी घाटी। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। अब समझते हैं एक चीज़ और, थोड़ा सा इसी फिगर में आप देख लीजिए, ये कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये जल यहाँ से आया, ये उद्गम स्थान है जल का, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और इस एरिया का नाम क्या है? घाटी है। ये पूरा एरिया क्या है? घाटी। और ये इसको जाना था इस तरीके से, ऐसे जाना था, ठीक है, या फिर ऐसे इस रास्ते से यहाँ पर नीचे गिरना था, जो भी है। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर एक होल की वजह से, एक सिंक होल की वजह से, घोल रंध्र की वजह से सारा जल यहीं पर आ गया। तो ये पूरा घाटी इस तरीके से जा रहा था, जो इस तरीके से न होकर के अब यहीं पर सीमित हो गया। तो यहाँ से घोल रंध्र और ये उद्गम स्थान के बीच का जो घाटी है इसका नाम अंधी घाटी होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? अंधी घाटी। तो ये क्लियर हो गया। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा।
अब एक बार जो है आपको रिवीजन कराते हैं। हालांकि रिवीजन क्या ज़रूरत है, देखिए वैसे सारा चीज़ कई बार हमने उपयोग किया है हर वर्ड का, तो ध्यान में होगा ही। ठीक है, देखिए अपर्दन के द्वारा कुछ फिगर बना, भूमिगत अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा कुछ फिगर बना, तो वो सारा फिगर हम लोगों ने देख लिया है और उसको समझ भी लिया है कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। वैसे कोई भी प्रश्न यदि आपको मतलब दिमाग में आ रहे हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे कुछ बात यदि हम बता दें, भारत में यदि कास्ट प्रदेश का बात बता दें, भारत के अंदर कास्ट प्रदेश जो होते हैं ये कई जगह पर है, उत्तराखंड के पास भी है, सॉरी हाँ ठीक है, उत्तराखंड के पास भी है, फिर यानी देहरादून में, फिर हमारा बिहार के पास भी है, रोहतास जिला के आसपास, फिर छत्तीसगढ़ के आसपास भी है। ठीक है, तो ये सारा एरिया में भी कास्ट प्रदेश है, भारत के अंदर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सारा चीज़ लगभग क्लियर हो गया है। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि नया टॉपिक क्या है, इसी से रिलेटेड सागर के वेव जो होता है, सागर के जो तरंग होते हैं उससे रिलेटेड जो भी स्थल का आकृति बनेगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।